हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या होते हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे सामने आ जाते हैं जब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं। अकाउंटिंग शुरू जब हम करते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तो उन्हीं को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये बेसिकली कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो एस्टैब्लिश किए गए हैं पूरी दुनिया में, ताकि ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है इसको इन्हीं के मुताबिक चलाया जाए। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट साइंसेस होते हैं, उसमें डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, तो इसी तरह से ये जो अकाउंटेंसी है यहाँ पे भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनको पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है और उन्हीं के मुताबिक ये जो अकाउंटेंसी है की जाती है। तो या अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है उन्हीं के मुताबिक मेंटेन किए जाते हैं, ताकि अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएंगे, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में हम जाएंगे तो उनमें हम कोई फ़र्क नहीं पाएंगे। तो जो एक कंपनी ने फॉलो किया है वो दूसरी कंपनी ने भी फॉलो किया है। अगर एक चीज़ का मतलब एक कंपनी में कुछ है तो दूसरी कंपनी में भी उस चीज़ का मतलब वही होगा। दूसरी कंपनी में उस चीज़ का मतलब बदल नहीं जाएगा, उस हेडिंग का मतलब बदल नहीं जाएगा। इस तरह से ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये पूरी दुनिया में वैलिड है और पूरी दुनिया में इनको फॉलो किया जाता है, ताकि आसानी हो जाए। जो भी रिकॉर्ड्स हमें देखने हैं, चाहे एक मुल्क में देखना है, एक कंपनी में देखना है, या डिफरेंट कंपनीज में देखना है, या कंपैरिजन करना है, तो इनमें यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया कि कुछ स्टैंडर्ड्स रखे गए, कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए जिनको पूरा दुनिया फॉलो कर लेता है। जहाँ कहीं भी अकाउंटिंग होती है तो इन्हीं अकाउंट्स के इन्हीं प्रिंसिपल्स के मुताबिक होती है। तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं इन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या इसको गैप्स भी कहते हैं, या GAAP आप मान सकते हैं, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो क्या होते हैं ये? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क विद इन विच अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। यानी बेसिक फ्रेमवर्क दिया जाता है। जिस तरह से आपके सामने अगर आपने कभी प्रेजेंटेशन बनाई होगी या आपने कभी फार्म भरा होगा, तो उसमें वहाँ से ही दिया जाता है, प्रोफार्मा दिया जाता है, कैसे आप बनाएंगे, कौन सा फील्ड कहाँ पे लिखेंगे, नाम कहाँ पे लिखेंगे, क्वालिफिकेशन कहाँ पे लिखेंगे, फोटोग्राफ कहाँ पे लगाएंगे। तो इसी तरह से ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ये बेसिक फ्रेमवर्क देते हैं जिसके मुताबिक हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। Accounting standards have been issued by the national and international regulatory authorities to ensure uniformity and of the accounting procedure and accounting results। तो जैसा हमने अभी कहा कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इनको इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज़ है, जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कोई और जो इंस्टीट्यूशंस है, तो उन्होंने इसको फ्रेम किया है। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इनको फ्रेम किया है और ये इंटरनेशनली वैलिड है, पूरी दुनिया में वैलिड है, ताकि आसानी हो जाए सभी जगह पे, ये इसमें यूनिफॉर्मिटी हो, इसमें एक जगह से दूसरी जगह कोई वेरिएशन ना हो। दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गैप्स प्रोवाइड द थ्योरेटिकल बेस ऑफ द अकाउंटिंग। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, लिखते हैं इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को डिफरेंट बुक्स में, तो ये क्या चीज़ है? ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ये थ्योरेटिकल बेस का काम करते हैं, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। और रियल में क्या करना है? रियल में इनको लिखना है, तो उसको हम प्रैक्टिकल वर्क कहेंगे। लेकिन ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ये थ्योरेटिकल बेस प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये क्या हो सकते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हो सकते हैं या अकाउंटिंग कन्वेंशंस हो सकते हैं। यानी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हो सकते हैं कि जिनको हमें फॉलो करना ही करना है और उसके मुताबिक हमें अकाउंटिंग करनी है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिनको फॉलो किया गया है, पिछले ज़माने से फॉलो किया गया है, टाइम बहुत सालों से उसको किया जा रहा है, ऐसे ही किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम है, क्यों हम कहते हैं 1 किलो में 800 ग्राम क्यों नहीं है, 1100 ग्राम क्यों नहीं है? क्योंकि इसको बहुत सालों पहले ऐसा रखा गया है, ऐसा माना गया है कि 1 किलो में हम कहेंगे कि 1000 ग्राम होंगे। तो इस तरह से हम अभी भी ये मान के चलते हैं कि 1 किलो में सिर्फ 1000 ग्राम होगा, और अगर आप किसी भी मुल्क में जाएंगे दुनिया के तो सब जगह पे 1 किलो में 1000 ग्राम्स होंगे। तो इस तरह से ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस है तो ये पिछले ज़माने से आ रहे हैं। कुछ को सेट किया गया है, कुछ को बाय कन्वेंशन ऐसे ही रखा गया है। फॉर एग्जांपल किसी को बताया गया है ये डेबिट है, किसी को बताया गया है ये क्रेडिट है, तो उनको कुछ चीज़ों को नाम दिया गया। तो ये पिछले ज़माने से ही आ रहा है और अब इनको ऐसे ही फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और द बेसिक एजम्पशंस और कंडीशंस अपॉन विच द अकाउंटिंग हैज़ बीन लेड, तो इसकी फाउंडेशन ही इन्हीं प्रिंसिपल्स पे है, इन्हीं उसूलों पे इसकी फाउंडेशन है। किसकी? अकाउंटेंसी की। इन्हीं प्रिंसिपल्स पे इसकी बुनियाद है। द वर्ड कन्वेंशन रेफर्स टू ट्रेडिशनल यूजेज। जैसा हमने अभी कहा कि पिछले ज़माने से जो आ रहा है, चला आ रहा है, उसको हम कन्वेंशन कहते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द यूजेज और प्रैक्टिसेस व्हिच आर फॉलोड एज अ गाइड टू द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। द यूटिलिटी ऑफ these accounting conventions can be recognized by the regulatory authorities of the accountancy in making financial statements more realistic, reliable, and useful to all concerned parties. The important accounting concepts and conventions are described below। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे सामने हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे सामने है वो क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट।
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब हो गया कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और बिजनेस चलाने वाला एक सेपरेट एंटिटी है। यानी बिजनेस का वास्ता नहीं है, बिजनेस को हम सेपरेट मानते हैं किससे, बिजनेसमैन से। यानी दुकान एक अलग चीज़ है और दुकानदार एक अलग चीज़ है। तो इन दोनों में फ़र्क यहाँ पे करने का ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक जैसी नहीं है। जैसा हम मान के चलते हैं कि आम जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, दुकानदार और दुकान ये एक ही चीज़ है। तो इनका मतलब जो हिसाब किताब है एक दूसरे का इधर उधर वो एक ही हिसाब है, लेकिन असल में जो दुकान है वो उसका हिसाब किताब अलग है और दुकानदार का खुद का पर्सनल हिसाब किताब अलग है। तो इस तरह से ये जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ये यही कहता है, द बिजनेस इज लाइबल टू द ओनर फॉर द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। तो अगर बिजनेस जो किसी कोई भी बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, दुकानदार दुकान लगा लेता है, तो दुकानदार ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि ये जो दुकान है इस पे लाइबिलिटी है कि इसकी दुकानदार की, दुकानदार को ये दुकानदार से इसने जैसा हम कहते हैं कि लोन लिया है, तो इस तरह से ये जो दुकान में माल पड़ा है तो ये किसका है, ये दुकान का है। लेकिन उसकी जो लाइबिलिटी है किसकी किसकी लाइबिलिटी है, दुकान के ऊपर लाइबिलिटी है किसकी, दुकानदार की। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो कौन सी ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे सिर्फ ऐसी ट्रांजेक्शन्स करते हैं दुकान जो दुकान के रिलेटेड हो, जो बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो एज पर दिस कंसेप्ट। पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड। तो जो भी कोई ट्रांजेक्शन अगर एक इंसान दुकानदार या सेल्समैन कोई भी ट्रांजेक्शन अपने लिए करता है तो वो बिजनेस में इंक्लूड नहीं होती है। लेकिन जो बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो बिजनेस फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कोई सेल की है, कोई परचेज की है दुकान के लिए, तो वही कंसिडर की जाएगी। लेकिन अगर उसने अपने लिए कोई खाने के लिए या किसी और चीज़ के लिए पर्सनल एक्सपेंस किया तो उसको हम यहाँ पे शुमार नहीं करेंगे, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शंस पे। इट इंप्लाइज दैट बिजनेस इटसेल्फ ओन्स एसेट्स एंड ओन्स लायबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या पता चलता है इससे कि जो बिजनेस है उसके ऊपर लायबिलिटी है, उसके पास कोई सरमाया है, उसके पास कुछ एसेट्स होते हैं और उसका कोई उसने किसी जगह से उधार लिया है। बिजनेस को यहाँ पे एक हम सेपरेट पर्सन की तरह मानते हैं। जिस तरह एक पर्सन होता है उस पर बैंक की लायबिलिटी होती है या किसी को क्रेडिट दिया है उसने, तो इसी तरह से बिजनेस को भी इसी तरह से एक पर्सन मानते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी जिनको हम इन मनी टर्म्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस जिनको हम नाप सकते हैं इन मनी टर्म्स, तो वही ट्रांजैक्शंस हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है, इफ ए बिजनेस हैज 5 कंप्यूटर्स, 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स, द एसेट्स कैन नॉट बी एडेड टू गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन अनलेस दे आर एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो कंप्यूटर्स है, 3 टेबल्स है, 5 कंप्यूटर है एक बिजनेस में, एक कंपनी में 2 टेबल्स है, 3 चेयर्स है, तो इनको हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे बल्कि इनका वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। इनको ट्रांजेक्शन में किस तरह से लिखेंगे, इनको हम कहेंगे 5 कंप्यूटर्स का जो वैल्यू है उसका जो रकम बनता है वो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया बनता है फॉर कंप्यूटर्स। तो इस तरह से इसको 5 कंप्यूटर्स एज ए ट्रांजेक्शन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम कंप्यूटर की कीमत लिखेंगे कितनी होगी। तो इस तरह से 3 चेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसका लिखेंगे 3 चेयर्स नहीं लिखेंगे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे, 2 टेबल्स नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, 2 टेबल्स की जगह टेबल्स का कीमत कितना बनता है, कितने में खरीदा है, तो वही ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं। लेकिन वो नहीं लिख सकते हैं कि कितने का, फॉर एग्जाम्पल कितने टेबल्स है हमारे पास, तो उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मनी मेजरमेंट में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है जो मनी टर्म्स में, जिनको मनी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाए। एक और कंसेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न का। तो यह कंसेप्ट क्या कहता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस है उसका लाइफ स्पैन जो है वो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये इनडेफिनेट टाइम के लिए चलता है। कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी इंसान अगर बिजनेस स्टार्ट कर लेता है तो वो इस तरह से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर लेता है कि 1 साल बाद उसको बंद करना है, 10 दिन बाद बंद करना है या 10 साल बाद बंद करना है। वो इसलिए बिजनेस स्टार्ट कर लेता है ताकि उसके जहन में ये होता है कि इस बिजनेस को उम्र भर चलाते रहना है। तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट है, ये गोइंग कंसेप्ट क्या कहता है, इसके मुताबिक जो बिजनेस है ये इंडेफिनिट टाइम के लिए चलेगा और फ्यूचर में पूरा फ्यूचर में चलेगा। यानी एक इंसान ऐसा सोच के चलता है कि ये जो बिजनेस है पूरी उम्र चलने वाला है, कभी भी ये बिजनेस एंड नहीं होने वाला है। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट कहता है एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज द एक्विजिशन कॉस्ट। जो भी एसेट हम खरीद लेते हैं, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो कोई मशीनरी है, तो उसको वैल्यू कहाँ पे दिया जाता है, उसको वही वैल्यू दिया जाता है, उसको हम वही वैल्यू लगा लेते हैं जिस वैल्यू पे उसको परचेज किया है, जिस वैल्यू पे उसको एक्वायर किया है किसी कंपनी ने, किसी बिजनेस ने इसको किस कीमत पे एक्वायर किया है, वही कीमत यहाँ पे लिखी जाती है। और फिर बाद में देखा जाता है, जब टाइम गुजरता जाता है तो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट होता है, तो उसी के हिसाब से इस पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाता है। लेकिन इस कंसेप्ट में थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम गुजरने के बाद उनका वैल्यू बढ़ सकता है, कुछ चीज़ों का वैल्यू बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ये जो
जब कभी फॉर एग्जांपल अगर कभी महंगाई हो जाए तो किसी चीज़ का वैल्यू बढ़ भी सकता है, तो इस तरह से इसकी थोड़ी सी बहुत लिमिटेशंस भी है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, कोई एसेट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग हमने खरीद ली है, तो उस पर तो डिप्रिसिएशन तो नहीं आ जाएगा, वो तो टाइम गुजरने के बाद वो क्या हो जाएगी, उसका कीमत तो बढ़ जाएगा आगे आगे जब हम बढ़ेंगे। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, अगर वो अच्छी खासी कंडीशन में है तो उस पर ज़्यादा डिप्रिसिएशन नहीं आ जाएगा, बल्कि उसका कीमत बढ़ ही जाएगा। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, वो कौन सा है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब ये हो गया है कि जो भी कोई हम ट्रांजैक्शन करते हैं उससे दो असर पड़ जाते हैं, उससे दो किस्म के असर पड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी जगह पे किसी दुकान पे कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमारी जेब से पहले पैसा जाता है, पैसा दुकानदार के पास जाता है, और हमको क्या मिलता है, कोई चीज़ मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने बिस्किट का एक पैकेट लिया दुकान से, तो हमारी जेब से पैसा गया और हमारे हाथ में क्या आया, हमारे हाथ में एक बिस्किट का पैकेट आया। तो इस तरह से हम ये दो इफेक्ट्स हो गए एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स हो गए, तो दो एस्पेक्ट्स हो गए एक ट्रांजैक्शन के। तो इसी तरह से अगर हम बिजनेस की बात करेंगे, जब हम दुकानदार की बात करेंगे, दुकानदार के पास क्या आया, दुकानदार के पास कैश आया, और दुकानदार के पास क्या चला गया, दुकानदार से के हाथ से क्या चला गया, दुकान से क्या चला गया, दुकान से क्या चला गया, दुकान से बिस्किट का पैकेट चला गया, दुकानदार ने सेल की और यहाँ से पैसा लिया। तो इस तरह से एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वहाँ पे इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि जो फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ ए कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल क्रेडिट। तो जितना हम डेबिट करते हैं, जितना हम हमारी जेब में आता है पैसा, उतना ही हमारे हाथ में कोई प्रोडक्ट आ जाता है उतने कीमत का, या तो प्रोडक्ट आ जाता है या तो किसी फॉर्म में कोई चीज़ हमारे हाथ में आ जाती है, कोई ना कोई चीज़ हमारे हाथ में उतने वैल्यू की आ जाती है। दिस इज द बेसिस ऑफ एंटायर सिस्टम ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो ये जो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, ये बेसिस है किसका, डबल एंट्री बुक कीपिंग का। डबल एंट्री बुक कीपिंग का यही मेन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वो किस बेसिस पे है, वो डुअल एस्पेक्ट पे काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए इन चीज़ों को मेजर करने के दिस कंसेप्ट अराइजेज दे गिव्स राइज टू दी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये जो कंसेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या अराइज हो जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे हम बना सकते हैं कि जिसमें क्या कहते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो इन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इनको डिटेल्स में हम बात करेंगे इनके ऊपर। पीरियडिसिटी कंसेप्ट क्या हो गया, द कंसेप्ट डील्स विद प्रिपेयरिंग अकाउंट्स फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड एज द प्रोपराइटर investors, creditors, employees, and the governments are interested in knowing the performance of the business unit. Periodically, it becomes necessary to select a particular period, normally 1 year, for measuring performance. तो यहाँ पे पीरियडिसिटी कंसेप्ट के मुताबिक क्या किया जाता है कि एक बिजनेस कोई पीरियड सिलेक्ट कर लेता है, चाहे वो एक साल हो, चाहे वो एक क्वार्टर हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो। तो इसमें एक बिजनेस अपने जो स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट्स है, वो प्रिपेयर कर लेता है, ताकि जो बाकी इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर्स हैं, या एम्प्लॉयज़ है, या गवर्नमेंट होती है, तो इन चीज़ों को देख के उनका वास्ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनका वास्ता रहता है। तो इस तरह से पीरियडिसिटी कंसेप्ट, ये जो बिजनेसेस है, इनको फॉलो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पीरियडिसिटी कंसेप्ट, यानी किसी खास पीरियड पे इनको जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और फॉर एग्जांपल ये एक साल के बाद, हर साल के बाद ये अकाउंटिंग ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर करेंगे, या एक महीने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उम्र भर ऐसे ही चलेंगे और कोई स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, जिससे लोगों को पता ही नहीं चले कि किस तरह का बिजनेस है, कैसे चल रहा है, नफा में चल रहा है, नुकसान में चल रहा है। एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, वो है मैचिंग कंसेप्ट का। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, revenues during an accounting period और मैच्ड विद अकाउंट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रेवेन्यू, जो इनकम एक बिजनेस की आ जाती है, तो उनको मैच किया जाता है उसी पीरियड के जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चात होते हैं बिजनेस के, तो उन्हीं के साथ मिलाया जाता है। दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द एक्रूअल कंसेप्ट, यानी ये भी एक्रूअल कंसेप्ट पे बेसिस है। इसका जो एक्रूअल कंसेप्ट पे बेसिस है वो, एंड पीरियडिसिटी कंसेप्ट पे। पीरियडिसिटी कंसेप्ट फिक्सेस द टाइम फ्रेम फॉर द मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल स्टेटस। ऑल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड आर नॉट कंसिडर्ड, बट ओनली द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर कंसिडर्ड। तो उसी पीरियड में, जिस पीरियड में हमने ट्रांजैक्शन की, हमारी एक्सपेंसेस हुई है, तो उनको उसी पीरियड में शुमार किया जाए। एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड आर नॉट कंसिडर्ड, बट ओनली द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर कंसिडर्ड। अगर हमने फॉर एग्जांपल, अगर हम अभी मार्च की बात करेंगे, मार्च में जो एक्सपेंसेस हुए हैं, तो इनको इसी मार्च में ही इंक्लूड किया जाएगा, इनको किसी और पीरियड में शुमार नहीं किया जाएगा। और फिर आता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। और रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या हो गया है कि अकॉर्डिंग टू द रियलाइजेशन कंसेप्ट, एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइजेज इट। व्हेन द एसेट आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल वैल्यू, एनी चेंज इन वैल्यू इज टू बी अकाउंटेड ओनली व्हेन इट रियलाइजेज। जब हम रियलाइजेशन में क्या करते हैं कि एसेट का हम रियलाइज करते हैं कि इसका वैल्यू कितना बन गया, डिप्रिसिएशन उस पर चार्ज करते हैं, तो उसके बाद उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है, तो उसका हम वैल्यू निकालते हैं किसी पीरियड के दौरान। तो यहाँ पे डिफरेंट जो एसेट्स वगैरह होते हैं एक बिजनेस के, तो उनका वैल्यू रियलाइज किया जाता है, कितने एसेट्स है एक कंपनी के पास।
फिर आ जाता है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट रिक्वायर्स ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। जो भी हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उनके वो करने के लिए एक प्रूफ होना चाहिए, एक बिजनेस के पास एक प्रूफ होना चाहिए, तभी वो ट्रांजैक्शंस लिख सकता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में। ये जो ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड कर सकता है एक बिजनेस। द ऑब्जेक्टिव एविडेंस इंक्लूड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाइक कैश रिसीट्स, इनवॉइसेस एटसेट्रा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव एविडेंस होती है एक बिजनेस के पास क्या क्या होता है, यहाँ पे हो सकता है इनवॉइस हो सकता है या रिसीट्स हो सकते हैं, बिल्स वगैरह हो सकते हैं, तो इनको हम एज ए ऑब्जेक्टिव एविडेंस मान सकते हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस कर लेता है तो उसके लिए कोई प्रूफ होना चाहिए, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। फिर बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे एक्रूअल कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल कंसेप्ट द इफेक्ट इन द ट्रांजैक्शंस और रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑन मर्केंटाइल और एक्रूअल बेसिस व्हेन दे ऑकर एंड नॉट व्हेन द कैश इज पेड। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक दिन में किसी जगह पे काम किया, एक डेलीवेजर है उसने एक दिन के लिए किसी जगह पे काम किया, किसी बिजनेस में काम किया, तो बिजनेस के लिए उसी टाइम वो लाइबिलिटी बन जाती है जितना उसने काम किया है। तो जितना उसका पैसा बनता है, दिन का वेजेस उसका बनता है, तो उसके लिए वो उसी टाइम के लिए उसके लिए लाइबिलिटी बन जाती है और उसको पे करना पड़ता है। और जो वो वर्कर होता है, जो काम करने वाला होता है, तो उसने भी उसी टाइम में वो रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि मैंने इतना कमा लिया है, चाहे उसने पैसा लिया या नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो उसको एक बिजनेस लाइबिलिटी मानेगा और उस वर्कर के लिए वो एसेट है, किसी जगह पे फंसा है, किसी बिजनेस में उसका एसेट है। अगर किसी जगह पे किसी बंदे का जो पैसा पड़ा है तो उसको हम एसेट मानेंगे उसके लिए, और बिजनेस के लिए वो क्या होती है, लाइबिलिटी। जहाँ पे पैसा पड़ा है तो उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। तो एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब यही हो गया कि अगर हमने कोई चीज़ आज अर्न की है तो उसको हम इसी दिन, आज के दिन ही रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उस दिन रिकॉर्ड करेंगे जब हमको पैसा मिल जाएगा, नहीं, बल्कि हम उसको इसी टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसी टाइम रिकॉर्ड करेंगे एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जब वो ट्रांजैक्शन जब वो हुई है। लेकिन तब नहीं करेंगे, तब हमें वो ट्रांजैक्शन उस टाइम उसका क्या हो जाएगा, अगर हमको फिर फॉर एग्जांपल हमने कोई कमाई की है किसी जगह लेकिन पैसा नहीं मिला है, तो फिर उस टाइम क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब हमें वो पैसा मिल जाएगा तो उस टाइम बिजनेस की जो लाइबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी और हमारा जो एसेट होगा वो कम होगा। लेकिन उससे क्या हो जाता है कि हमारे पास जो पैसा होता है वो क्या होता है, उसको वो इंक्रीज़ हो जाता है, हमारे हाथ में पैसा आ जाता है। एक किस्म का एसेट हमारे पास जो होता है, जो पैसा पड़ा रहता है किसी बिजनेस में, तो वो कम हो जाता है। लेकिन दूसरा एसेट जो हमारे हाथ में कैश आ जाता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे लिए एक एसेट इंक्रीज़ भी होता है, एक एसेट डिक्रीज़ भी होता है। तो बिजनेस के लिए क्या होता है, बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो जाती है, बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो जाती है, और क्या होता है, बिजनेस का जो पैसा होता है वो भी चला जाता है, एसिड भी कम होता है। तो इस तरह से जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो भी बैलेंस में रहती है। फिर आता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक स्पेसिफिक मेथड फॉलो किया जाता है ईयर आफ्टर ईयर, पीरियड आफ्टर पीरियड। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए कोई मेथड अगर एक बिजनेस अडॉप्ट कर लेता है तो इसी को साल भर साल वही अकाउंटिंग मेथड एक बिजनेस फॉलो कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर कभी एक मेथड एक बिजनेस ने अपनाया है लेकिन तो उसको पूरी लाइफ में चेंज नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। बल्कि एक मेथड अगर किसी बिजनेस ने अडॉप्ट किया है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, अकाउंटिंग के लिए, तो उसको चेंज किया जाता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज टू कंप्लाई विद दी। फॉर एग्जांपल अगर लॉ उसको डिमांड करता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको किसी और तरीके से करना है, तो उस टाइम कर लेगा। या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसको ये कह रहे हैं कि चेंज हो गए हैं, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब निकले हैं तो आपको चेंज करना होगा, तो तब भी वो चेंज करेगा टू रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। ताकि उसको जो अगर कभी उसको खामी लगे कि हम जो मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं, उसको उससे हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो बिजनेस की पोजीशन है वो ठीक तरह से नज़र नहीं आ रही है, ठीक तरह से उससे फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो उस टाइम वो चेंज कर पाएगा। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एज पर दिस कन्वेंशन जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं एक बिजनेस की, जो भी इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक बिजनेस के पास होती है, तो उस सब को पब्लिक किया जाता है। यहाँ पे सब चीज़ों को पब्लिक किया जाता है ताकि सभी लोग देख सकें, ताकि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ है वो ये देख सकें, ताकि जो बिज़नेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसको छुपाया जाए, जिसको छुपाने से अगर बिजनेस में कोई फ़र्क पड़ेगा तो उनको छुपाया नहीं जा सकता। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में सभी ट्रांजेक्शन को पूरी तरह से जो भी कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है तो वो बिजनेस ये कर्जा नहीं छुपाएगा। अगर वो ये कर्जा छुपाएगा तो उसको हम कहेंगे इसने गलती की है, तो उसको फिर क्या कहेगा, उसको फिर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे ये चीज़ें करने के लिए। जो गलत स्टेटमेंट्स अगर कोई कंपनी दिखा रही है, जिस तरह से आपने कुछ साल पहले जो इन्फोसिस, जो कोई कंपनी यहाँ पे इंडिया में थी, सत्यम कंप्यूटर्स, तो उसके साथ भी उन्होंने भी कुछ बैलेंस शीट्स ठीक तरह से शायद नहीं दिखाए थे, तो उस तरह से उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी पब्लिक को, गवर्नमेंट को, टैक्स अथॉरिटीज़ को। तो ये चीज़ नहीं करना होता है, यहाँ पे पूरी तरह से डिस्क्लोज करना होता है जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास। तो यहाँ पे दिए गए हैं ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है हमारे पास है। एक और अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल आइटम्स विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स। तो
यहाँ पे जो भी मटेरियल लोगों की इंपॉर्टेंस का इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उनको डिस्क्लोज किया जाता है। जो भी चीज़ें लोगों के लिए काम आ सकती हैं, जिससे इन्फ्लुएंस हो सकता है लोगों का जो डिसीजन है अबाउट द इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, अबाउट गिविंग क्रेडिट टू द बिजनेस, तो उनको डिस्क्लोज किया जाता है। तो हैंस एनी आइटम विच इज़ नॉट सिग्निफिकेंट इज नॉट रेलिवेंट। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई छोटे छोटे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको अगर हम डिस्क्लोज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है, उनको अवॉइड भी किया जा सकता है। उनको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में शुमार नहीं किया जा सकता है। उनको ऐसे ही रहने दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जिनका बहुत कम माने रहता है किसी बिजनेस के लिए या किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल यूज़र ऑफ जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए। तो इस तरह से इन चीज़ों को नहीं दिखाया जाता है। Convention of conservatism or prudism. Prudence. It is a policy of caution of paying safeguard when recording the business transaction. One has to anticipate for no income but provide for all possible losses. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे बिजनेस को इस तरह से ये कन्वेंशन क्या कहता है कि बिजनेस को तैयार रहना है। बिजनेस एस्टिमेट कर सकता है लॉस कितना है, लॉस कितना हो सकता है, उसके लिए आगे जो लाइफ है एक्सपेक्टेड लॉस एक बिजनेस मेजर कर सकता है अपना, उसका कितना लॉस हो सकता है, उसका खतरे के लिए तैयार रहना है, डूबने के लिए या कोई घाटे के लिए, कोई नुकसान के लिए एक बिजनेस को तैयार रहना है। और एक बिजनेस ये नहीं कह सकता है कि हमको इतना नफ़ा होने वाला है, हमको इतना फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह से अगर बिजनेस को लगता है कि उसको आगे जाके कोई ऐसी मतलब परेशानी होने वाली है, कोई ऐसी, तो वो इनको इंक्लूड कर सकता है, कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड कर सकता है। आगे जाके हमें ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, तो उससे उसको लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ बिजनेस पहले ही इंक्लूड कर सकता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल द क्लोजिंग स्टॉक इन द फैक्ट्री इज वैल्यूड एट 35,000 एट कॉस्ट प्राइस एंड 25,000 एट इट्स रियलाइजेबल प्राइस। फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा होता है कि जो एक्चुअल प्राइस होता है वो कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन कंपनी ऐसा दिखा सकती है कि हम मान के चल सकते हैं हमको इतना इसके रिटर्न में नहीं मिल सकता है, हमको इससे थोड़ा सा कम ही मिल सकता है। तो इस तरह से ये चीज़ें दिखाई जा सकती है। Going concept concern convention of consistency and accrual concepts are considered as fundamental accounting assumptions. तो यहाँ पे सबसे जो बेहतरीन, सबसे जो मेन अकाउंटिंग assumptions है वो क्या क्या है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यानी बिजनेस इंडेफिनिटली चलेगा। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के मुताबिक क्या होगा कि ये जो अकाउंटिंग जो बिजनेस है वो ईयर बाई ईयर क्या करेगा, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो फॉलो करेगा। एक्रूवल कंसेप्ट यानी जब कोई ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो उसको उसी टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि उस टाइम जब वो सेटलमेंट उसका हो जाता है, जब हम मनी ले लेते हैं, जब हम पैसा ले लेते हैं। तो इस तरह से ये जो तीन है वो बुनियादी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। तो ये थे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या गैप्स। तो इस तरह से हमने ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इनको यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।